अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तकरीबन 15 माह की कैद के बाद और 150 मुकदमात का सामना करने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान खान आज उस तोशाखाना 2 केस में ज़मानत पर रिहा हो गए हैं कि जो उन चंद केसेस में था कि जिसके बाद अब तवक्को की जा रही है कि बाकी सब रस्मी कार्रवाई है। सदाद दहशतगर्दी की अदालत के चंद केसेस हैं लाहौर के अदालत में, जिसमें ज़मानत के बाद अमली तौर पे इमरान खान किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं होंगे और उसके बाद उनकी बाकायदा आज़ादी और रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब की अदालत से आया। नैब का ये मुकदमा था तोशाखाना के हवाले से। ये अपनी नौइयत का तीसरा केस था जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म ज़मानत पे रिहा हुए हैं। इससे पहले बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं, साबिक़ खातून अव्वल, उनको पहले ये अदालत इसी केस में ज़मानत पर रिहा कर चुकी है। इसी वाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे अली गौहर बलोच, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और शौकत महमूद बसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। साकिब बशीर साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि ये तोशाखाना 2 केस था क्या और क्यों ये समझा जा रहा है कि अब इस केस में ज़मानत के बाद शायद इमरान खान अमली तौर पे बाहर भी आ सकेंगे अडयाला जेल से। तोशाखाना 2 केस बड़ा सादा सा है। एक गिफ्ट मिला था बल्गारी सेट जब इमरान खान और बुशरा बीबी गए थे सऊदी अरब में, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी, तो बल्गारी सेट वो वापस आए, उन्होंने तोशाखाना में जमा करवाना था, जमा नहीं करवाया। उन्होंने जो मुतलका जो डिवीज़न है उनको कहा कि इसकी असेसमेंट लगवाएं। तो 3 कस्टम ऑफिसर थे, एक प्राइवेट एक था तखमीना लगवाने वाला सुहेब अब्बासी। तो इन्होंने उसका तखमीना लगाया कि 58 लाख का है, तो 29 लाख इन्होंने दिया बुशरा बीबी और इमरान खान ने, और वो बल्गारी सेट अपने पास रख लिया। FIA का केस ये है कि एक तो उन्होंने जमा करवाना था, वो जमा नहीं करवाया, तो इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने बल्गारी सेट की कीमत लगवाई है मुतलका जो सऊदी अरब या जिस जगह से ये आया है, तो वो तकरीबन 7.5 करोड़ बनती है, तो उसका हाफ 3.5 करोड़ बनता था, इन्होंने 28 लाख दिया है, तो इसलिए कौमी खजाने को उन्होंने नुकसान दिया। तो ये सारा केस है। तो मैं करेक्शन, ये बेसिकली FIA का केस, FIA ये नैब का केस नहीं है। पहले नैब का था, अभी FIA का केस है। इसमें जो जमानत हुई है वो जमानत 2-3 ग्राउंड्स पर है। एक तो 4 माह हो गए इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार हैं, FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है और चालान उनका जमा हो चुका है, ट्रायल चलने लगा है। तो इसके अलावा 2 और चीज़ें थी टेंटेटिव की उनका असेसमेंट कोर्ट लेती है। एक तो उन्होंने कहा था कि जो इसमें 3 कस्टम के हुकाम थे, तो अदालत ने पूछा कि उन्होंने गलत असेसमेंट लगाई तो उनको आपने मुलज़म क्यों नहीं बनाया, तो या उनके खिलाफ को मिसकंडक्ट की कार्रवाई की, तो उन्होंने ना तो मुलज़म बनाया ना मिसकंडक्ट की कार्रवाई की, बल्कि उनको गवाह जो है वो बनाया गया। तो अब यहाँ सवाल ये आ रहा था कि अगर असेसमेंट उन्होंने की तो उनको ना मुलज़म बनाया गया है ना उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट की कार्रवाई, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। फिर जो सुहेब अब्बासी हैं जो प्राइवेट अप्राइजर थे, उनको जो है वो इसमें वादा माफ गवाह जो है बनाया गया है। उसके हवाले से भी अदालत ने कुछ सवालात किए, उनके जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। टेंटेटिव असेसमेंट में ये ग्राउंड्स थी जिनमें मेरिट पर ये जो जमानत हुई है मेरी नज़र में मेरिट पर हुई है। जो जमानत की हद तक मेन मुकदमे में कल जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी है इसी केस में अडयाला जेल में। और जो आपने उनकी रिहाई की बात की, 8 केसेस इस वक्त जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सब में 8 केसेस ऐसे हैं जो अभी भी उनमें गिरफ्तार हैं और उनकी जमानतें 30 नवंबर को लगी हुई हैं। ATC लाहौर में 9 मई की केसेस हैं। तो यानी 30 नवंबर तक उनकी मजीद रिहाई मुमकिन नहीं, फिलहाल नहीं मुमकिन। अगर PTI की जानिब से जिस तरह फैसल चौधरी कह रहे हैं कि अर्ली हेयरिंग दे दी जाए, दूसरी जानब प्रोसिक्यूशन जो है वो ऑन बोर्ड आ जाए कि वो कहे कि हमें कोई इतराज़ नहीं, कल ही केस लगा लें, तो अमूमी तौर पर अगर अर्ली हेयरिंग में प्रोसिक्यूशन अगर आ जाए ऑन बोर्ड तो वो कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है जी आप 2-4 दिन पहले जो है वो सुन लें। तो अगर वो सुनी जाएं, फ़र्ज़ करें उनमें ज़मानतें हो जाएं और वो अगर ज़मानतें हो जाएं तो फिर वो रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन उन पे कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनमें गिरफ्तारी अभी नहीं डाली गई, रावलपिंडी के भी हैं, इस्लामाबाद और लाहौर के भी हैं। अच्छा, क्विकली ये बता दें कि आज अली मिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अली की इमरान खान से मुलाकात भी हुई, तो मुज़ाकरात के ऊपर भी कोई प्रोग्रेस हुई है जिसका ऐलान कुछ दिन पहले ही किया गया था, और ये महज एक इत्तफाक है कि उस मुज़ाकरात
के ऐलान के फ़ौरन बाद अब हम तोशाखाना 2 केस में ज़मानत पे रिहाई देख रहे हैं इमरान खान की। जी, उनकी आज भी 2 घंटे की मुलाकात हुई और कल भी 2 घंटे की मुलाकात हुई। एक चीज़ तो तय हो गई, कल जो अलीमा खान ने कहा था कि जुमरात तक का टाइम है, तो जुमरात तक चीज़ें तय हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे, वरना हम 24 को एहतजाज में भी जा सकते हैं और हम उसको जश्न में भी तब्दील कर सकते हैं। फैसल फरीद चौधरी आज निकले जब बडियाला जेल से मुलाकात करके, तो उन्होंने ये कहा कि 21 नवंबर की तक की तारीख है, तो ये पेशरफ्त। अब जो एक चीज़ तो तय हो गई कि ये टॉक्स चल रही हैं, अब किस लेवल पे है, उसमें क्या क्या चीज़, अब फैसल फरीद जो है जो रोज़ाना मिल रहे हैं वो कह रहे हैं उनको बनी गाला भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस किस्म की सिचुएशन भी है कि इनिशियली कोई ऐसा हो जाए कि 24 की जो है वो ये आगे चली जाए, तो टॉक्स तो चल रही हैं। वैसे फैसल फरीद से जो मैंने गुफ्तगू की है वो भी आपको सुनाते हैं, और यही मेरा सवाल था कि आखिर ये मुज़ाकरात होंगे किससे, हो किससे रहे हैं और इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास ताकत है। तो आप मती भाई बता दीजिए, अगर हुकूमत ताकतवर है तो मुज़ाकरात उनसे हो जाएंगे। तो मुज़ाकरात तो फिर इसका मतलब है डील ही हुई ना। फिर अगर ताकतवर से मुज़ाकरात करने वो तो मुज़ाकरात तो नहीं, वो तो डील हुई। फिर ताकत की जो बात हो रही है, नहीं, अगर आप मुज़ाकरात ज़ाहिर है आप और मेरे से तो नहीं होंगे, हम तो कमज़ोर लोग हैं, आपसे और मेरे से तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है मतलब डील ही होगी ना। फिर नहीं, डील कैसे होगी? अगर देखिए, आप मुज़ाकरात किस लिए ताकतवर से किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि ताकतवर जो है वो अपने ताकत को समेटे और मुल्क में जमहूरियत और आइन को मौका दे। और जो गलत मुकदमात हैं, देखिए ना, अब 16-18 महीने की आपने सीरी तो दी इमरान खान साहब को, एक चीज़ अप्रूव नहीं कर सके, ब्रेक उनको नहीं कर सके आप। तो जनाब शौकत महमूद बसरा साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकतवर से अगर हो रहे हैं, तो ये ताकतवर से ज़मानत मांगी जा रही थी या इंसाफ मांगा जा रहा था? हम तो डे 1 से हमारा केस ही ये है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो निज़ाम बनाया है, जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनाई है, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट विक्टिमाइज कर रही थी इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान का एक आइन है, आइन के अंदर हर इदारे का रोल डिटरमिन है, और पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो उसका एक ही फार्मूला है कि आइन में रहते हुए एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पार्लियामेंट, तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें। तो ये जो इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, मुआशी जो बहरान है, उसी वक्त हल होगा जब ये मामलात आइन के अंदर टेकअप किए जाएंगे। आप देखिए जान साहब, मैं तो डायरेक्ट इफेक्ट ही हूँ कि मेरा अपना हल्का है जहां पर 8 फरवरी को लोगों ने शौकत बसरा को 1 लाख से ज्यादा वोट डाले। तीसरे नंबर वाला जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो मेरे से 50-60 हज़ार वोटों से हारा हुआ है, उसको बंदूक के जोर पे वहां पर उसको फॉर्म 47 अगले दिन दे दिया गया, और ये पूरे पाकिस्तान में हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि बंदूक के जोर पे, क्योंकि पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, अदलिया को फतह कर लिया गया, अब हमारा एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आईनी रोल में वापस जाएं। आईनी रोल है उनका सरहदों की हिफाजत करना, पार्लियामेंटेरियंस का काम है सियासत करना, और सियासतदानों को सियासत करने दें। और ये जो बेचारे इस वक्त वजीर आजम कह लें, जिनको नाम का वजीर आजम है, नाम का सदर है, सारे बेचारे हारे हुए हैं। अभी गौरव बलोच साहब मेरे भाई हैं जो तर्जमान है नून लीग के, वो तो जिसके नाम पे सियासत करते हैं। चलें बसरा साहब, आप ये भी बता दें कि ताकतवर जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनका सरबराह कौन है, उन ताकतवरों का? अच्छा, मैं रहनुमा कौन है? लेकिन जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब, उनके कोई तो होगा ना जिनसे आप हवा में तो नहीं बात कर रहे ना, कोई बंदा होगा, कोई इदारा होगा। मतीउल्लाह जान, मैं बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट नाम है फौज का। अच्छा। फौज के सरबराह हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो हैं हमारे फौज के सरबराह। अब हमने जो मौक़िफ़ हमारा ये है कि यहाँ पर इसको नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन आज तक, वैसे तो फेयर एंड फ्री बहुत कम इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये वाला तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। 1971 में सुना था कि जिसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। अभी तो उससे भी बुरे हालात थे कि कराची में 20 सीटें लोग वोट ले रहे हैं, कोई 10,000 5,000 वो जितवा दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो बसरा साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब जो खान साहब को रिलीफ मिल रही है, ये ताकतवर से मुज़ाकरात का नतीजा है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए बात यह है, मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब को, उनकी जुर्रत को, दलेरी को सलाम पेश करना चाहता हूं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मतीउल्लाह जान, आप माशाल्लाह बहुत आपका तजर्बा है, बहुत गहरी नजर है आपकी। मैं देखता हूं कि उन्होंने जिस दलेरी के साथ जेल काटी, 100 से ज्यादा ऊपर मुकदमात हैं, अभी जो लिस्ट सामने आई है, लेकिन
उनको ना वो झुके, ना वो डरे, ना घबराए, डेथ सेल में रहे, हर तरह का जुल्म जबर करके देख लिया, उनको ब्रेक करने की कोशिश की गई, उनसे डील करने की कोशिश की गई, बाहर भेजने की कोशिश की गई। खान साहब ने एक ही बात कही कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है, ना मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, ना मैं डील करूंगा, बल्कि यहां तक अल्फाज थे कि मैं मेरिट पे अपने केसेस फाइट करके बाहर आऊंगा। अभी आप देखिए, मैं वकील भी हूं, साकिब बशीर मेरे भाई हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं, आप भी कवर करते हैं। 1 साल 3 महीने कत्ल का मुकदमा ना, कत्ल का मुकदमा, उसमें भी आपकी जमानत हो जाती है। यहां पर एक तोशाखाना का केस 4-4 उसमें मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो आज तोशाखाना वाली बात हो रही है मुतीला जान, ये मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी निकाले ना इनका तोशाखाना, जो इंटाइटलमेंट नहीं थी, इन लोगों ने वो चीजें ली, इनके खिलाफ ना आपको मुकदमे है, बल्कि इनको हारे हुओं को मियां नवाज शरीफ आ रहा, मरियम हारी, शहबाज शरीफ आ रहा, इनको किसी को सदर लगा दिया, किसी को वजीर आजम लगा दिया, किसी को गवर्नर लगा दिया, किसी को वजीर आला लगा दिया। चले आपकी बारी भी आ जाएगी बसरा साहब, आपकी बारी भी आ जाएगी। अली गौर बलोच साहब, ये जो ताकतवरों से पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें नून लीग को भी दावत है मुज़ाकरात में शमूलियत की, या नून लीग सिर्फ साइड पे खड़ी तमाशा देखती रहेगी, या अपने जो है किस्मत का इंतजार करेगी कि क्या तय होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने बसरा साहब की बातें बड़े गौर से और बड़ी मतलब दिलचस्पी लेके सुनी है। मेरा सवाल भी सुना, मुझे हैरानगी भी हो रही थी। बिल्कुल, सवाल भी सुना है आपका, वो तो बुनियादी तौर पर, और खास तौर पर जब वो बातें कर रहे थे, यकीन करें मैं अपने आप को चुटकियां काट काट के हंसी रोक रहा था। गुजारिश ये है कि मेरे भाई जब भी बोलते हैं, एक तो इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, उसका एक ही चैप्टर, एक ही सफा इनको याद है, वो बैठ जाते टॉक शो में बोलना शुरू कर देते। चले, इनकी मेहरबानी है। और एक अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी और इनकी गुफ्तगू हो रही थी। मैंने पहले भी जब भी कभी पीटीआई का ये होता है ना, इत्तेहाद होता है, उस दौरान मेरा भाई पूरी जमात को छोड़ के किसी खुफिया मुकाम पे छुप जाता है और हर टीवी का हर टॉक शो अटेंड करता है। भाई पूरी पार्टी के कारकुन जाहिर है वो स्ट्रगल कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो जाहिर है मुश्किल हालात। गौर साहब, जब आप लोगों की हुकूमत होगी तो शरीफ लोग छुपेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या करेंगे शरीफ लोग जब हुकूमत आपकी होगी तो? उनको अपने हलकों में तनहा छोड़ के, जिस तरह से इन्होंने जिन लोगों के जरिए कोर कमांडर हाउस पर और बमबई के हमले करते, अब उनके नाम ये पहचानते हैं, नाम उनके वारिस बनते हैं, लोगों के बच्चों को ला के किसी को बेचारे को डंडे पड़वाए, किसी से गलत काम करवाया, उस पर FIR होगी, कैरियर उनके खिलाफ हो गए, और टॉक शो में बैठ के बसरा साहब जैसे मेरे दोस्त हैं वो वीना तान के बैठ जाते हैं लोगों के बच्चों की तकदीर के साथ और उनकी किस्मत के साथ देने के बाद। देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि अभी जमहूरियत, मैं सवाल अपना दोहरा दूं कि बकौल शौकत बसरा साहब के ये मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया उन्होंने, तो नून लीग की क्या इजाज़त है अपने आर्मी चीफ को इन मुज़ाकरात के लिए? हुकूमत की इजाजत है? वफाकी बात ये है कि नून लीग देखिए बात ये है कि ये इन कॉल आपने सवाल किया है तो उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे, नहीं है हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। इनको देखिए, हमें किसी बात एतराज़ नहीं है, हमें किसी बात पे नहीं है। जब इन्होंने धरने दिए थे उस वक्त भी फायर की उंगली की बात करते थे, जब भी इस गुब्बारे में हवा भरी गई थी उस वक्त भी जनरल बादशाह, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उन लोगों के नाम आते थे। फिर जब ये इक़्तिदार के ऊपर बैठे उस वक्त साहब ने जाहिर है कि इनको आरटीआई सिस्टम बंद करके लाए की बात करते हैं, किस जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं, जो जिनका लीडर ये कहते हैं बसरा साहब का कि भाई आपने एक्सटेंशन देनी है, मैं पूरी जिंदगी की देने के लिए तैयार हूँ, आप लें तो सही। तो उस सूरत में मतलब है कि आप इनसे क्या तवक्को करते हैं कि ये किस जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं? ये जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे हैं। हुकूमत इन मुज़ाकरात के हक में है या नहीं? अली गौर साहब, हुकूमत इन मुज़ाकरात के हक में है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनका दावा है कि इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं,
और जाहिर है कि हम तो समझते हैं कि ये इनका दावा है, ये तो पता चल जाएगा कि इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहरहाल इनकी आहो बका यही है। आप तरदीद नहीं कर रहे, आप तरदीद नहीं कर रहे से बात कर, ये मुज़ाकरात के दावे की आप तरदीद नहीं कर रहे। मेरे अगर इनके मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो जाहिर है कि कोई या तो कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बयान आए, कोई ऐसा बयान मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा मैं कह दूं कि इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर है, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इनका चीफ मिनिस्टर कंप्रोमाइज है और वो उधर मौके पे आकर भाग भी जाता है, पार्टी को भी चकमा देता है, अपनी उठ जाता है, उस किस्म के लोगों की इनसे मुलाकातें कुछ लगता जरूर है कि ये जो इनका मिन्नत तरला है वो चल रहा है। अब वो किस बात पे चल रहा है, किस बात पे ये माफी उस दिन सामने आ गई। अली गौर साहब, जिस मुल्क में वजीर आजम जो है वो असूलों पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, तो बेचारा चीफ मिनिस्टर अगर कंप्रोमाइज कर लेता है तो इसमें क्या आपको एतराज हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब भी तो माशाल्लाह से बहुत डांटे हैं, वो तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते असूलों के ऊपर। क्या ख्याल है आपकी? आवाज हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ आते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अली गोहर बलोच साहब, वक्फे से पहले आप शायद कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और मगर बदकिस्मती से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी आपकी हुकूमत की फायरवॉल की वजह से, जिसके लिए हम भी और अवाम भी आपको नहीं सुन पा रहे थे, अवाम भी आपसे माजरत खाएँ। तो सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं? देखिए, बात ये असल बात ये है कि इन्होंने जब भी पुरअमन एहतजाज की बात की है, इन्होंने पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा पुरतशद्दद एहतजाज किया है, हमेशा मुल्क में आग लगाने की बात की है, हमेशा जलाओ गिराओ की सियासत की है, हमेशा मुल्क में तोड़ फोड़ की सियासत की है, हमेशा मुल्क में लॉकडाउन की सियासत की है। तो जाहिर है अली अमीन गंडापुर यही जाकर समझाते होंगे, क्योंकि उनको अपनी वजारत आला भी जो है वो उस पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो जाहिर है वो मिन्नत तरला करते होंगे जाकर के भाई आप कोई हमें जो है वो गुंजाइश दे और किसी तरह से हम पोस्टपोन करें या कोई तरीका लगाएं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो तो मिन्नत तरले के लिए जाते हैं। लेकिन गौर साहब, यहाँ पे तो कोई अपनी वजारत दफा और वजारत उज़्मा भी नहीं छोड़ता, उस पर भी कंप्रोमाइज कर लेता है, तो वो वजारत आला क्यों छोड़े? जाहिर ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो जाकर बानी पीटीआई को ये समझाते हैं कि भाई आप मुल्क में आग ना लगाएं, आप मुल्क में तोड़ फोड़ ना करें, आप मुल्क में लॉकडाउन ना करें, आप मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर के इस मशवरे से तो मैं इत्तेफाक करूंगा। अगर वो ये बात, तो फिर ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो ये तो फिर उनको नहीं कहना चाहिए ना, उनको तो कहना चाहिए अली अमीन गंडापुर दुरुस्त बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उन्हीं की किरदार कुशी कर रही है आपकी हुकूमत। नहीं, देखिए हमें उनकी उन बातों पर एतराज है जो वो खड़े होकर बासियत वजीर आला धमकियां लगाते हैं, जब वो बात करते हैं कि सर पे कफन बांध कर आएंगे, जब वो अवाम के सामने बात करते हैं कि अब पता नहीं हमने वापस आना है कि नहीं आना, तो जाहिर है कि इनकी किसी बात के ऊपर भी एतमाद तो नहीं किया जा सकता। ये पुरअमन बात करने के बाद में फिर आपको पता है पुरतशद्दद वाकयात की तरफ भी उतर आते हैं। तो जब वो मौके से डी चौक के करीब कारकुनों को तनहा छोड़ के भाग गए, और जिस चोर रास्ते से गए वो भी सबको पता है, जब वो कहते हैं कि पता नहीं मैं कितने जिले अबूर करके गया, तो ये पहले तो कहते थे कि हमें गुलामी मंजूर नहीं, हम तो गुलाम है। आजकल ट्रंप के साथ सेल्फियां बनवा कर वो सेंड करते हैं, लेकिन हमारी उधर भी बात हो रही है। ट्रंप की सेल्फियों से आपको क्यों घबराहट हो रही है हुकूमत? हमें घबराहट नहीं हो रही, इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि कल तक ये दावे क्या करते रहे, कल तक ये बयानात क्या देते रहे। हमें तो कतई घबराहट नहीं है, चाहे ट्रंप के साथ बनाए चाहे उसके रिश्तेदारों के साथ बनाए। जाहिर है कि इधर तो हमारे अरकान पार्लियामेंट ने भी खत लिख दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन खतूत की वजह से इनको 9 मई से बाद जो माफी मिल जाएगी, या इन्होंने जो करप्शन की है उससे इनको माफी मिल जाएगी, या इन्होंने जो मुल्क की तंसीबात को आग लगाई है उस पर इनको माफी मिल जाएगी। बहरहाल इनका किरदार जरूर अवाम के सामने आ गया है कि ये गुलाम हैं या नहीं है। चले इसके ऊपर भी पता चल गया है कि ये आजाद है या गुलाम। चले हम इनका मौक़िफ़ भी ले लेंगे। साकिब बशीर साहब,
अभी जो आने वाले मुकदमात हैं, आपने जिक्र किया 8 मुकदमात हैं, कितना इम्कान है कि उन मुकदमात में भी इमरान खान की ज़मानत पर रिहाई हो सकती है? और आपको लगता है कि 30 नवंबर से पहले इमरान खान एक्चुअली बाहर आ जाएंगे? अभी तो 30 नवंबर को समात है, 30 नवंबर को अगर उस पर हेयरिंग हो, दोनों तरफ से दलाइल हों, तो जमानत होने के इसकी अर्ली हेयरिंग भी तो होनी, वही मैं कह रहा हूँ कि अर्ली हेयरिंग तो, लेकिन केस क्या है वो जो 8 केसेस हैं? नहीं, वो 9 मई के केसेस हैं लाहौर के, जो वहाँ पे जो कोर कमांडर हाउस और दूसरे तीसरे जो केसेस थे, नौयत के केसेस हैं? नहीं, उसमें जो साजिश है ना इन पे, ये तो 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हो गए थे, इनके ऊपर वही है कि आपने कॉन्स्पिरेसी जो है वो आपने पीछे बैठ कर, मतलब एक प्री प्लान था 9 मई से पहले कि आपने अपने वर्कर्स को, पीटीआई के लीडरशिप को कहा कि आपने इंस्टॉलेशंस पे जा पे अटैक करना है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो कॉन्स्पिरेसी का ही है। तो उसमें तमाम केसेस जमानत हो सकती है? तमाम केसेस, वो तो डेफिनेटली, वो जो किसी भी केस में जमानत के लिए एक बड़ा जो ग्राउंड होता है कि भाई ये बंदा कितने अरसे से जेल में है, तो इस केस में इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो काफी टाइम हो गया है, तो जो लाहौर के भी केसेस हैं, तो इसलिए उनमें जमानत। मगर साकिब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान बाहर आ जाते हैं, तो जो मुबैना तौर पे मास्टरमाइंड हैं, तो फिर जो फौजी हुकाम की तहवील में 85 के करीब बंदे हैं, उनका क्या कसूर है? ये वो कैसे बाहर आएंगे? और उनकी रिहाई के बगैर इमरान खान बाहर आएंगे जमानत लेके? और उनकी रिहाई के बगैर कोई डील, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? दो किस्म के केसेस की नोयत 2 किस्म की है। एक तो वो लोग जो स्पॉट पे नहीं थे, जो किसी मीटिंग साजिश या उसका है। दूसरे वो लोग हैं जो स्पॉट पे थे, वीडियोस में नजर आ रहे हैं और सारा उनके खिलाफ एक पूरा केस बनता है। फौजी अदालत की लोग मुल्ज़मान की बात? जी, मैं फौजी अदालतों की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मुल्ज़मान थे, मतलब जो वीडियोज में नजर आ रहे हैं, बाकायदा तौर पर वो वहाँ पे गए हैं स्पॉट पे, उनके खिलाफ एक बाकायदा एविडेंस मौजूद है। यहाँ तो उनके खिलाफ कोई गवाह, कोई पुलिस एहलकार है, उसको एग्जामिन करेंगे कि ये गवाह ठीक बनता है या नहीं। अभी रिसेंटली जो ATC लाहौर ने फैसला दिया, उस फैसले में भी फिर यही झोल था ना कि उन्होंने जो पुलिस एहलकार था, जो जिसको गवाह बनाया, वो टाइमली उसने बयान नहीं दिया, बताया नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर इसका फ़ायदा बेल स्टेज पे मुल्ज़मान को मिलता है। तो इस केस में भी फौजी अदालत के मुल्ज़मान का क्या होगा? फौजी अदालतों के मुल्ज़मान का सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं जागती, सुप्रीम कोर्ट जब तक एहसास नहीं करती कि जो मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में 80-82 लोग जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं कि हमने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं करती तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसमें कोई नीचे वाली कोई अदालत इंटरवीन नहीं करेगी। आज एक नई डेवलपमेंट जो हुई है कि आईनी बेंच जो है उसकी जो जजेस की कमेटी है, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनकी तरफ से एक एलामिया आया है कि फौजी अदालतों का केस सुनने वाला जो बेंच था जिसने फैसला दिया था फौजी अदालतों के खिलाफ, उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद थी। तो अब उसकी जो नज़रसानी है वो जस्टिस आयशा मलिक नहीं सुन सकती, और चूंकि वो नज़रसानी भी 7 जजों ने सुननी है, तो अब जुडिशल कमीशन को कहा गया है कि मजीद एक जज उन्हें दिया जाए। तो इससे तो लगता है कि जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होता, मजीद एक जज और हो सकता है 10 जज लगा दिए जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन है वो नहीं लगता तो फौजी अदालतों का केस नहीं सुना जाएगा। क्या ये कोई जवाब दिया जा रहा है और ये मजीद ताखीर होगी? इसमें क्या लगता है आज के इस एलामिया के हवाले? ये तो बड़ी क्लैरिटी है। आखिरी जो इसमें हुई थी समाअत वो 11 जुलाई को हुई थी, और 11 जुलाई के बाद आज अब उधर भेज दिया है अब जुडिशल कमीशन। ये तो बड़ी क्लैरिटी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच कोई समाअत नहीं करेगा जब तक जुडिशल कमीशन एक जज नहीं देता। और जुडिशल कमीशन का इजलास जो बुलाया जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है हाई कोर्ट से कोई सुप्रीम कोर्ट में जज लाए जाएं या हाई कोर्ट्स में जज लाए जाएं। इस इजलास बुलाया जा रहा है तो उन्होंने कहा चलें इजलास जो बुलाया जा रहा है तो कुछ जज ही जो है लगा दिए जाए। लगे हुकूमत अक्सरियत में है। हाँ, वो तो अपनी लिस्टें लेके आएगी जुडिशल कमीशन में। बिल्कुल, वो आईनी बेंच। तो शौकत बसर साहब, सवाल यही है कि अगर इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं तो जो फौजी अदालतों की तहवील में जो मुल्ज़मान हैं, आम शहरी हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, उनकी रिहाई का क्या बनेगा? कि आपके ख्याल में उनको पहले रिहा होना चाहिए या इमरान खान को? पहली बात तो ये है कि आपने एक सवाल किया था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये तो हम 100 बार कह चुके हैं, खान साहब कह चुके हैं कि हमारे मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से होंगे मतीउल्लाह जान, लेकिन कब होंगे, कौन कर रहा है, अभी तक जो मेरे पास खबर है कि कोई मुज़ाकरात कोई उनके साथ हुए नहीं है। जब होंगे बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन ये जो सियासी नमूने हैं, ये जो कठपुतलियां हैं, ये जो मुलाजिम हैं, नौकरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करता ना। और फिर खास तौर पर उन लोगों के साथ, बेचारों के साथ
जो 60-70 हज़ार से हारे हुए हैं, जो अपनी मर्जी से ना उठ सकते नहीं, अगर नौकरों से नहीं, बसरा साहब, अगर नौकरों से मुज़ाकरात नहीं करना तो फिर आकाओं से मुज़ाकरात करेंगे आप? नहीं, हमारा मौक़िफ़ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि ये सारा निज़ाम बनाया है, उन्होंने इन हारे हुओं को जितवा कर फॉर्म 47 के जरिए ये पार्लियामेंट बनाई है। अब उनसे मुज़ाकरात क्या करना चाहते हैं? किसी डील के लिए नहीं, किसी इक़्तिदार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए। अच्छा, सिर्फ आईने पाकिस्तान पर रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि इनको निकाल दें, हमें ले आए, ये रूल ऑफ लॉ है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई दखल अंदाजी ना हो, और जो 8 फरवरी को मैंडेट दिया था अवाम ने, वो हमें नहीं दिया गया ना। अगर अवाम देखें, इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ एक साइड पे खड़े हैं, और ये चंद लोग हैं जिनको क्रिमिनल एलीट कहते हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं ना बसरा साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि फौजी अदालतों की तहवील में जो आम शहरी हैं, PTI के कारकुन हैं, उनको पहले बाहर आना चाहिए या इमरान खान को? पहली बात तो ये है कि हमारा मौक़िफ़ उसमें भी क्लियर है कि 9 मई बहाना था, तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान निशाना था। हमारी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो मैं मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम सहाफ़ी और न्यू TV के जरिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, उसकी लाइव टीवी पर प्रोसीडिंग दिखाएं, कौम को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो जो आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, क्या फौजी अदालतों की तहवील में ये मुल्ज़मान भी आपके मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा होंगे? देखिए, हमारा मौक़िफ़ पहले क्लियर है कि कानून के अंदर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। ये तो पहले ही हमें तो, अच्छा, हम रूल ऑफ लॉ के लिए क्यों कोशिश नहीं, ये मुज़ाकरात का एजेंडा होगा या नहीं, ये बताएं। अच्छा, हमारा एजेंडा सिर्फ एक है कि अगर फर्ज करें, आप जो बात करेंगे, अगर गुफ्तगू होती है, हम कहेंगे मिलिट्री अदालतों का तो कोई वजूद ही नहीं है, यहाँ पर मिलिट्री अदालतें नहीं हो सकती। हम तो बल्कि 26वीं तरमीम वापस क्यों चाह रहे हैं? ये तो आपका मौक़िफ़ हो गया ना। क्या इनकी रिहाई होनी चाहिए पहले या नहीं, फौजी अदालतों की तहवील में? जो मैं कह रहा हूँ, हमारा तो एक कारकुन, जो हमारे 3 मुतालबात है, वो 26वीं तरमीम की बहाली, हमारा स्टोलन मैंडेट की वापसी, और ये जो बात आपने एंड पे की है, तमाम कारकुनान इमरान खान साहब समेत सब लोग जो बेगुनाह बैठे हैं 7 साल, सवा साल से जेलों में, सबको रिहा किया है। एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात मैं बलोच साहब को ना यकीन माने, मुझे तरस भी आता है। नवाज शरीफ बेचारा के जमाने में अच्छा सियासतदान था, अब हूं ना इनके पल्ले क्या आया? पंजाबी जी कहते हैं ना, 100 छितर भी 100 गंडे भी खा दे। भाई, आप लोगों ने 8 फरवरी को क्या जरूरत थी? तो नवाज शरीफ 3 टाइम्स का वजीर आजम, आप लोग जनाब भाग के फॉर्म 47 इकट्ठे कर रहे हैं, आप लोग जाली हुकूमतें बना रहे हैं, आप लोग माओ बहनों बेटियों को अगवा करके तरमीम करवा रहे हैं। अब आपने, चूंकि अल्टीमेटली अवाम से आप नहीं जीत सकते, अवाम इस वक्त मुकम्मल आप बहरहाल ये दोनों सियासी जमातों ने बारी बारी 100 छितर और 100 गंडे खाएं, किसी एक ने नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर अली गौहर खान से बात करेंगे। वेलकम बैक अली गौहर बलोच साहब। ये जो शौकत बसरा साहब ने बात की है कि 100 गंडे और 100 छितर, तो आप भी ये समझते हैं कि ये सारी सियासी जमातों के साथ ये हो चुका है, सिर्फ आपके साथ नहीं या PTI के साथ? जी देखें, बात ये है कि आप कंपैरिजन VMLN का इन शर पसंदों के साथ तो नहीं कर सकते कि जो मुल्क के ऊपर बार बार हमला आवर होते हैं और जो मुल्क में अनारकी फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, जिन पे गद्दारी के मुकदमे बने हैं, जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बने हैं, त्यारा हाईजैकिंग के मुकदमे बने हैं। अब मुझे ये बताएं, जो 9 मई के वाकयात हैं वो टारगेटेड वाकयात थे और वो बराह रास्त पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमले थे। वो किसी साफी के घर के ऊपर हमला नहीं था, वो किसी सियासतदान के घर के ऊपर हमला नहीं था, वो किसी सिविल इंतजामिया के दफ्तर के ऊपर हमला नहीं था। वो अगर हमले थे वो किसी अली गौहर साहब, वो किसी पार्लियामेंट पे हमला नहीं था, वो कोई PTV CTV पे हमला नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं वो तनसीबात पे हमला था? मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने PTV पर हमले, पार्लियामान के ऊपर हमले, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। पार्लियामान के ऊपर तो आपका IG पुलिस भी हमला आवर होता है, आपका स्पीकर अभी तक कुछ नहीं कर सका। पार्लियामेंट ज्यादा बढ़िया या कोई और? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है
कि वो एक कानूनी मामला है। अच्छा। और उस पर एक स्पीकर साहब ने भी स्टैंड लिया था। अच्छा, और लिया था। वो वाकया उससे अलग है। लेकिन गुजारिश कर, लेकिन बात करने का ये मकसद है कि इन शर पसंदों को सियासतदान कहना भी जाती है। जो लोग IMF को खतूत लिखते हैं वो मेरे और आपके बारे में तो नहीं लिखते, वो पाकिस्तान के बारे में IMF को खतूत लिखने के ऊपर आपने कितने दहशतगर्दी के पर्चे काटे इन पे? IMF को खत लिखने पे कौन से दहशतगर्दी के कानून की दफा लगती है? देखें, बात यह है कि जो जहां जहां इन्होंने दहशतगर्दी, वहां पर तो इन्होंने अपनी तहरीयत दायर की ना। अच्छा। पूरी दुनिया में जो ये हायर करते हैं, जिनके जरिए ये जनाब पाकिस्तान की किरदार कशी करते हैं और कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर कहते हैं ये नहीं कहते कि फलस्तीन में हकूक की पामाली हो रही है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हो रही है। क्योंकि इन शर पसंदों को पाकिस्तान में नकेल डाली जाती है, इनको रोका जाता है कि आप तनसीबात के ऊपर हमला ना करें, आप पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएं। इनको फलस्तीन और कश्मीर के नहीं, कश्मीर का तो सौदा ही करने वाले ये लोग थे। हो गया, ठीक है। मोदी ने उधर जश्न मनाया था और उस वक्त बानी PTI ने एयरपोर्ट पर जश्न मनाया था। ठीक है जो साकिब रशीद साहब, अभी इमरान खान के जो केसेस हैं, अभी नेक्स्ट मूव क्या है? क्योंकि फौजी अदालतों के मुलजमान तो जल्दी बाहर नहीं आएंगे। आपके ख्याल में अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा? अगर मुबैना मास्टरमाइंड बाहर है, फौजी अदालतों के मुलजमान अभी भी बाहर नहीं है, तो ये कैसे मामला हल होगा? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर वो बाहर आते हैं फिर फौजी अदालतों को भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे। सवाल तो डेफिनेटली उठेगा कि वो 9 मई से गिरफ्तार हैं, 15 बल्कि इमरान खान साहब से 4 माह पहले वो गिरफ्तार हुए थे और उनसे मुलाकातें उस तरह भी नहीं हो रही फैमिलीज़ की, तो सवाल तो डेफिनेटली उठेगा। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बगैर फौजी अदालत मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, नहीं मुमकिन। इसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ही है आखिरी उम्मीद। नहीं, वो तो डिसाइड होना है, वो अब उनको कहा था कि ट्रायल कंक्लूड कर लें, फैसला नहीं करना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही कोई स्टे कोई चीज़ को ऐसी करेगी कि आप जो है उनको निकाल दें या इस किस्म की चीज़ है। ये भी हो सकता है कि ये अगर बाहर आए तो इनको कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डालते हैं। दूसरी एक और मतीउल्लाह जान साहब बात है कि सिंपल सी, जब काम करने पे आए ना तो आपको अगर चीज़ें तय कर लें तो कल ही अर्ली हेयरिंग लगे लाहौर में, जनाब सारे प्रोसिक्यूशन भी पहुंची हुई, करें जी जमानतें, तो परसों जनाब जुडिशल कमीशन बैठा हुआ हो तो उससे अगले दिन जनाब सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई हो और कहे जी चलें जी आप कर दें। तो ये होने पे तो फिर जब करने पे आते हैं तो वो करवा लेते हैं करवाने वाले। शौकत बसा साहब, इमरान खान साहब बाहर आके सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला जाहिर है इमरान खान साहब का तो जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। वो जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि इसमें अमीर और गरीब एक को सबके लिए कानूनी जैसा हो। बाहर आके करेंगे क्या? कोई बयान देंगे सख्त सा, बाहर आकर कोई ताकतवरों के खिलाफ नहीं, बाहर आके और इनके एहतसाब का ऐलान करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब का ऐलान करेंगे, करना चाहिए। सर सुने, अगर वो जेल में रहकर नहीं घबराए, नहीं डरे, नहीं इनसे डील की तो इमरान खान साहब करेंगे, वो अल्लाह ताला ने इन सब का एहतसाब करेंगे। जो कानून और आइन कहता है उसकी जंग इमरान खान ने लड़ी है और उसकी बहुत शुक्रिया। कानून और आइन जो कहता है और ताकतवर का कानून और आइन नहीं होता। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।